हेलो बच्चों, अपन बात करेंगे सीयूटी एग्जाम किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। सिर्फ 5 मिनट में इसको आप समझा देंगे क्या कैसे रहता है, कौन लोग दे सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, सब कुछ 5-6 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। थोड़ा कठिन रहता है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं ये एग्जाम समझने में, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से पेपर होते हैं, वो थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आते। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या रहता है। इसमें मैंने पहले ही से लिख रखा है जिससे आपको आसानी से समझ सकें। मैं बोलूँगा, सिर्फ आपको समझना है। इसमें लिखा है पहले ही से ऑलरेडी। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? तो इस अपन बात करेंगे फुल फॉर्म की। फुल फॉर्म क्या रहता है इसका? तो इसका फुल फॉर्म रहता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म रहता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दूसरी बात करेंगे गोल। इसका क्या उद्देश्य रहता है? ये एग्जाम स्टूडेंट होते हैं वो किस लिए देते हैं, बच्चे ये एग्जाम को किस लिए देते हैं? तो ये एग्जाम रहता है यूजी और पीजी, अपने ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम दिया जाता है। ग्रेजुएशन को अपन यूजी बोल सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन अपन कहते हैं पीजी। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन ये फुल फॉर्म रहता है यूजी और पीजी का, और इसके लिए रहता है। और ये एग्जाम सेंटर बेस्ड ये एग्जाम रहता है, ये स्टेट वाइज एग्जाम नहीं रहता है। ये सारे स्टेट के स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे होते हैं मिलकर ये एग्जाम सीयूटी एग्जाम देते हैं। ये सेंटर एग्जाम रहता है अपन का। ये सारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, सारे सारे लोग ये एग्जाम को देते हैं, और ये एक ही समय पर ये एग्जाम रहता है। मई जून में ये एग्जाम होता है, और 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसमें लिखा है सेंटर। ये स्टेट वाइज एग्जाम नहीं है, सेंटर एग्जाम है। फिर दूसरी चीज इसमें लिखा है कंडक्ट। इसको कौन कौन संस्था रहती है जो किसी कंडक्ट करवाती है? ये संस्था एनटी की संस्था रहती है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एनटी होती है नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और वो है यूजीसी नेट, जो पीएचडी के लिए लोग करते हैं उनके लिए ये एनटीए एग्जाम करवाती है, यूजीसी नेट पीएचडी वालों के लिए। एनटी बड़ी संस्था है। तो इसका एनटीए का फुल फॉर्म क्या रहता है? नेशनल टेस्ट एजेंसी। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए का फुल फॉर्म रहता है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्वालिफिकेशन रहती है एग्जाम देने के लिए? कौन बच्चे या स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं? तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि 12th के बाद ये एग्जाम हमेशा 12th के बाद कंपलसरी रहता है। 12th के बाद या तुमने या 12th पास कर रखी है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 12th कंपलसरी रहती है, 12th रनिंग में रहती है, तब भी आप दे सकते हैं। क्योंकि मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाता है 12th का, तो रनिंग में रहती है, तब भी ये एग्जाम अपन दे सकते हैं। 12th पास कर रखी है तभी अपन ये एग्जाम देते हैं। 12th में हो तो आप फॉर्म भर देंगे, तब तक आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ये एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। तो रनिंग वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, उनके लिए भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो आप एग्जाम डाल दो, ठीक है। तो एग्जाम तो इसमें कहता है 12th पास मांगते हैं, और नो एज लिमिट। नो एज लिमिट का मतलब ये रहता है कि इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रहती है, लेकिन इसमें मिनिमम एज लिमिट है, वो रहती है, और बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। आपने 12th पास कर रखी है और आपकी एज अगर 17 ईयर से कम है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मिनिमम एज रहती है वो 17 ईयर्स रहती है, और जो मैक्सिमम एज रहती है वो मैक्सिमम एज है वो अनलिमिटेड है, आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिनिमम एज लिख देते हैं 17 ईयर्स आपको होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम मोड, ये एग्ज़ाम होता है, इसका मोड क्या रहता है, कैसे एग्ज़ाम एनटी करवाता है? तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, सीबीटी, या बोल सकते हैं सीबीटी। सीबीटी रहता है। अब एक और रहता है, उस कंप्यूटर बहुत सारे रखे रहते हैं, अपन जाते हैं उधर बैठते हैं, और ये अपने कंप्यूटर में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है सीयूटी, ठीक है। इसे शॉर्ट बोलते हैं सीबीटी। ये अपन को जो इसमें लिखा है ना, एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू, ये अपन को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसे ये ध्यान समझना। तो इसकी कुल
5 पेपर रहते हैं, जैसे 10th में और 12th में पेपर रहते हैं अपने 5 या 6 पेपर रहते हैं, उस हिसाब से इसके भी पेपर रहते हैं। 10th में 12th में क्या रहता है कि अपना एक ही पेपर होता है, फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी रहती है, फिर तीसरा पेपर रहता है, फिर 4 दिन की छुट्टी रहती है, बस उस हिसाब से इसका भी एग्जाम रहता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी छुट्टी का वो है इशू, इसमें क्या रहता है छुट्टी नहीं रहती है कि एक एग्जाम हो गया उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं रहता। एक दिन में 2 एग्जाम कम से कम एंट्री करवाता है, 2 एग्जाम करवाता है और इसमें लगातार एग्जाम रहती हैं, छुट्टी इसमें कुछ नहीं रहती है, कुछ नहीं रहती है। बीच में संडे पड़ गया तब भी एग्जाम करा लिया जाता है बस। आपको एक एग्जाम के बाद थोड़ा ब्रेक मिलेगा 1-2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मिलता है, उसके बाद दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुल 5 एग्जाम रहते हैं, वो मैं बताता हूँ। देखो पहला रहता है लैंग्वेज पहला एक होता है पेपर लैंग्वेज का, 2 में सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें 3 पेपर होते हैं और जनरल एबिलिटी में होते हैं 1 पेपर। अब लैंग्वेज टेस्ट को समझते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में क्या रहता है कि लैंग्वेज टेस्ट में 13 ऑप्शन मिलते हैं अपना लैंग्वेज चुनने के लिए। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश चुनते हैं, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं वो हिंदी चुनते हैं। इसलिए इसमें टोटल 13 लैंग्वेज रहती हैं, 13 भाषा अपन चुन सकते हैं लैंग्वेज, और ये अपने ऊपर रहता है कि अपन किस भाषा में ये एग्जाम चुने। ज़्यादातर सही सबसे अच्छा ये रहता है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी हिंदी, आपने 10th में हिंदी रहती है ना आपकी, तो इंग्लिश मीडियम की थोड़ी इंग्लिश टफ रहती है, हिंदी मीडियम की हिंदी थोड़ी टफ रहती है, तो वो सब्जेक्ट थोड़ा मायने रखता है। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश चुन सकते हैं। और ये एग्जाम देने के लिए वैसे इंग्लिश नंबर 1 पे आती है, दूसरे नंबर पे हिंदी आती है। अपन इंग्लिश भी चुन सकते हैं, अपना नंबर रहता है अपन किस भाषा में चुन सकें। तो इसमें अपन लैंग्वेज 13 लैंग्वेज चुन सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान समझना, डोमेन सब्जेक्ट में क्या रहता है, ऐसे डोमेन सब्जेक्ट में क्या रहता है, तीन सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है। ऐसे मैंने बायोलॉजी का रखी है, 12th मेरी बायोलॉजी थी, तो अपने क्या करते हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हो गए ना, तो 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं इसमें, 3 सब्जेक्ट आपको चुनने ही पड़ेंगे। मैथ वाले क्या करते हैं, जो मैथ वाले स्टूडेंट रहते हैं वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके भी 3 सब्जेक्ट रहते हैं। कोई बिजनेस से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, उनके लिए भी 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं। तो इसमें पर 3 सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट 3 पेपर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर रहता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट ये सबके लिए कॉमन रहता है और ये सबको देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट रहता है और थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि 10th और 12th में जीके अपने पढ़ी नहीं रहती है ना, अपना कोई सब्जेक्ट रहता है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा नहीं ज़्यादा इसको ध्यान में रखना पड़ता है पढ़ते टाइम, क्योंकि इसको पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट ना 10th में रहता है ना 12th में रहता है। जनरल एबिलिटी थोड़ा टफ भी रहता है। तो उसकी बात करेंगे इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं जीके में। तो इसमें जनरल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, इसको पढ़ने पड़ते हैं। इसका एक पेपर रहता है। आप इसके देखते हैं क्या क्वेश्चन, कितने एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, क्या मार्क्स रैंक होती है नहीं रहती, और उसमें बात करेंगे। टोटल सब्जेक्ट इसमें 5 होते हैं। टोटल सब्जेक्ट इसमें बात कर रहे हैं कि 1, 2, 5 होते हैं और हर सब्जेक्ट का पेपर 1 होता रहता है। कुल टोटल 5 पेपर रहते हैं। 3, 4, 5, तो 5 क्या है पेपर, 5 पेपर रहते हैं। तो हर पेपर में क्वेश्चन की संख्या रहती है वो 50 रहती है, कम से 50 तो रहती है। पहले क्या रहता था, पहले क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, आपको ऑप्शन मिलता था कि आप ऐसे 60 आ गई, क्वेश्चन की संख्या 60 है एक पेपर में, 60 रहती है जीके में। जीके का पेपर आप देंगे लास्ट में तो उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन में अपने को 50 करने पड़ते हैं। लेकिन ये रूल अब चेंज हो गया, अब ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। तो ये हर पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो 5 पेपर होते हैं, तो इसमें 5 पेपर, अरे 5 पेपर, और हर पेपर में अपने को कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेते हैं क्वेश्चन। तो अपना करेंगे मल्टीप्लाई 250, टोटल 250 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अपने पूरे पेपर की बात करें, पेपर अलग अलग बता दिया मैंने रहता है, ठीक है। 250 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, और गलत करने के तो 1 नंबर काट लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन अगर सही करेंगे ना तो 5 नंबर मिलेंगे, कितने हुए 1250।
तो टोटल 1250। अपन बात करते हैं सीयूटी एग्जाम होता है 1250 नंबर का होता है, 5 पेपर रहते हैं, हर पेपर में 50 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन को सही करने में 5 नंबर मिलते हैं। एक और गलत क्वेश्चन कर दिया तो -1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, तो 1250 का टोटल रहता है ये। और इसके फॉर्म होते हैं मई जून में भरे जाते हैं, 1 महीना बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन के पहले वो नोटिफिकेशन आउट हो जाता है कि फॉर्म भरने का। और इसकी कुल फीस रहती है, फॉर्म भरने की फीस रहती है वो 1000 रहती है, 1000 रुपये फीस रहती है। और ये एग्ज़ाम क्या रहता है, ये एग्ज़ाम क्यों दिए जाते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट रहते हैं वो अपनी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम देते हैं, इसमें डी फार्मा वगैरह। और ये ओटीटी और एमएलटी होती है। एमएलटी अपन को बोल सकते हैं जो पैथोलॉजी लैब जो स्टूडेंट खोलना चाहते हैं तो उनके लिए एमएलटी लोग आते हैं, बीएससी एमएलटी, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बीएससी नर्सिंग करते हैं वो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं जो बायोलॉजी होते हैं, मैथ वाले होते हैं और जो अदर सब्जेक्ट वाले होते हैं, कोई बिजनेस से कोई अच्छी डिग्री या अच्छी संस्था यूनिवर्सिटी से जो डिग्री करना चाहता है तो वो भी ये सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ता है, कंपल्सरी रहता है। हाँ, अपन को इसके बहुत लाभ मिलते हैं। हमारे चैनल स्टडी इन्फॉर्मेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।